हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वीराज रासो का कथानक। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चंद बरदाई ने रासक शैली में पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसके नायक पृथ्वीराज चौहान हैं। पहले यह काव्य एक ही रूप से हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध था, जो लगभग 11,000 रूपक में था। इसके बाद 3,500 रूपक वाला मध्यम आकार का रासो सामने आया। इसके बाद लघुत्तम रूप 1200 तथा 400-500 रूपक वाला आया। इन सब रूपों में एक समानता है, वह यह कि पृथ्वीराज से संबंधित कथानक है। रासो का आरंभ मंगलाचारण, पूर्ववर्ती कवियों के प्रति कृतज्ञता, आत्मनिवेदन, खल निंदा, सज्जन प्रशंसा से हुआ है। इसके बाद ग्रंथ रचना का उद्देश्य प्रस्तुत हुआ है। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज का जन्म, बाल क्रीड़ा, विद्याभ्यास और चर्चा की है। पृथ्वीराज राजकीय जीवन में परिवेश करता है। कर्ण गुर्जर नरेश भीमदेव के भाई का वध कर देता है, जो भीमदेव से नाराज होने के कारण पृथ्वीराज के दरबार में रहता था। कर्ण के सामने उसने अपनी मूंछों पर हाथ रख दिया था और इस पर कर्ण ने उसका वध कर दिया। सजा के रूप में पृथ्वीराज ने कर्ण को आंखों पर पट्टी बांधे रखने के लिए कहा, परंतु भीमदेव ने पृथ्वीराज से बैर कर लिया। इस बैर का स्फोट इंचिनी विवाह के समय हुआ। भीमदेव इंचिनी की बड़ी बहन मंदोदरी से विवाहबद्ध था, फिर भी उसने इंचिनी से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। यह बात इंचिनी के पिता और भाई को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने पृथ्वीराज के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। पृथ्वीराज ने इसे स्वीकार कर सेना सहित चढ़ाई की। भीमदेव की सेना से जमकर लड़ाई की। पृथ्वीराज विजयी हुआ और इंचिनी से विवाह हुआ। पृथ्वीराज ने एक नट और हंस से शशिव्रता की प्रशंसा सुनी। उसके मन में प्रेम भाव जागा। शशिव्रता का विवाह पृथ्वीराज के प्रतिद्वंदी कान्यकुब्ज नरेश जयचंद के भतीजे से होने वाला था। ज्योतिषियों ने उसके बारे में भविष्यवाणी की, वह अल्प आयु है। इस बीच हंस ने शशिव्रता को पृथ्वीराज का वीर वर्णन किया। दोनों में प्रेम भाव निर्माण हुआ। पृथ्वीराज ने शशिव्रता का अपहरण कर जयचंद की सेना को हराया। एक दिन पृथ्वीराज को अपने मंत्री कंदम्बवास उर्फ कैमास का दासी से अनुरक्ति का पता चला। पृथ्वीराज को गुस्सा आया। एक रात रंगे हाथ पकड़कर उस पर प्रहार कर मार डाला। कवि चंद को यह बात पसंद नहीं आई। छोटे से अपराध पर इतना बड़ा दंड देने और योग्य मंत्री को खो देने के लिए राजा को धिक्कारा। केमास की स्त्री ने चंद से अपने मृत पति का शव दिलाने की प्रार्थना की। शव लेकर वह सती हो गई। पृथ्वीराज जिस समय दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ थे, तब कन्नौज के राजा जयचंद ने राजसूय यज्ञ कराने का निश्चय किया। इसी अवसर पर अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर करने का भी संकल्प किया। पृथ्वीराज के साथ सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया।
पृथ्वीराज अपने सामंतों को यह अच्छा नहीं लगा कि कोई दूसरा राजसूय यज्ञ करे। पृथ्वीराज ने जयचंद का निमंत्रण अस्वीकार किया। जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया। पृथ्वीराज के निमंत्रण अस्वीकार करने के कारण गुस्सा आने से उसने यज्ञ मंडप के द्वार पर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की प्रतिमा रख दी। पृथ्वीराज को इस बात का पता चला। यह अपमान समझकर वह क्षुब्ध हुआ। उसे यह समाचार मिला कि संयोगिता ने स्वयंवर की माला द्वारपाल पृथ्वीराज के गले में डाल दी है। जयचंद अपनी बेटी पर गुस्सा हुआ और उसने गंगा किनारे एक महल में भिजवा दिया। पृथ्वीराज जैसे क्षत्रिय राजा के लिए अब रुक पाना असंभव था। उसने कन्नौज जाने का निश्चय किया। उसे अपनी रानियों से अनुमति लेना आवश्यक लगा। उसने पहले बड़ी रानी इंचिनी के यहाँ गया। उस समय वसंत ऋतु थी। रानी ने उसे ऋतु भर बंदी बनाए रखा। शेष 5 रानियों ने ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर तक राजा को अपने यहाँ रोके रखा। कवि ने यहाँ 6 ऋतु वर्णन किया है। पुनः वसंत ऋतु आई। राजा ने चंद की शरण ली। उसने पूछा, कौन सी ऋतु है जिसमें स्त्री को पति अच्छा नहीं लगता? चंद ने ऋतु शब्द पर श्लेष किया और राजा मुक्त हुए। चंद को साथ लेकर सेना के साथ पृथ्वीराज कन्नौज पहुँचे। चंद के साथ थवाइत के वेश में पृथ्वीराज था। चंद कन्नौज पहुंचकर जयचंद के दरबार में गया। जयचंद ने उसका सत्कार किया और पृथ्वीराज के वह रूप को लेकर पूछताछ की। चंद ने बताया वह उसके अनुचर थवाइत में देखकर जयचंद के मन में शंका उत्पन्न हुई। अपनी शंका दूर करने के लिए उसने कवि को पान अर्पित करने के बहाने कुछ दासियों को बुलाया, जिनमें एक पृथ्वीराज की दासी थी। उसने पृथ्वीराज को देख सिर ढक लिया। जयचंद ने इस बात को लेकर पूछा। उत्तर मिला कि चंद पृथ्वीराज का अभिन्न सखा होने के कारण दासी ने उसे देख सिर ढक लिया। अगले दिन प्रातःकाल जयचंद चंद के डेरे पर गया। उसे थवाइत को सिंहासन पर बैठा देखकर शंका हुई। चंद ने बहाना बनाकर उसकी शंका का निवारण किया। थवाइत को पान देने के लिए कहा। थवाइत वैशी पृथ्वीराज ने जयचंद को आग्रह आंखों से देखा। जयचंद को निश्चित हो गया कि यही पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज का सामना करने का आदेश उसने निकाला। पृथ्वीराज कन्नौज की परिक्रमा के लिए निकला। जब वह गंगा में मछलियों को मोती चुगा रहा था, तब संयोगिता के अपनी दासी को पृथ्वीराज को पहचानने हेतु भेजा। यदि वह पृथ्वीराज हो तो अपना प्रेम निवेदन करने के लिए भी दासी ने कहा। दासी ने पृथ्वीराज को पहचाना और संयोगिता का प्रणय निवेदन किया। इसके बाद पृथ्वीराज और संयोगिता का गंगा किनारे स्थित आवास में पाणी ग्रहण हुआ। जयचंद ने पृथ्वीराज से लड़ाई जारी की। 2 दिन तक युद्ध चला। कई योद्धा मारे गए। इस पर सामंतों ने पृथ्वीराज को सुझाव दिया कि संयोगिता को लेकर दिल्ली की ओर जाएं। सामंत लोग जयचंद की सेना को तब तक रोके रहेंगे जब तक पृथ्वीराज और संयोगिता दिल्ली ना पहुंच जाए। जयचंद की पराजय हुई। इस युद्ध में कई महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। जयचंद ने बाद में पृथ्वीराज के पास कन्या के विधिवत ब्याह के लिए पुरोहित भेजा और दहेज भी दिया। पृथ्वीराज संयोगिता के साथ
विलास में डूब गया। 6 महीने तक वह बाहर निकला ही नहीं। लोगों के मन में पृथ्वीराज के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया। दूसरी तरफ रानी इंचनी के मन को ठेस पहुंची। सोतिया डहा उत्पन्न हुआ। उसने अपने तोते को राजा के पास भेजा, अपनी विरह वेदना पहुंचाई। पृथ्वीराज का दिल पसीज गया। दोनों रानियों में समझौता हुआ। दूसरी ओर प्रजा ने राजगुरु से अपने कष्ट का निवेदन किया। राजगुरु चंद को लेकर महल आए। दोनों ने पृथ्वीराज को गौरी के आक्रमण की सूचना दासी के द्वारा भेजी। दासी को संदेश दिया, गौरी रथ तू अधरा, तू गौरी अनुरक्त। संदेश पढ़ते ही राजा की विलास निद्रा भंग हुई। शहाबुद्दीन गौरी इस बार बड़ी भारी सेना लेकर आया था। पृथ्वीराज ने अनेक शूरवीर योद्धा कन्नौज में मारे जा चुके थे, इसलिए शहाबुद्दीन विजयी हुआ। पृथ्वीराज बंदी बना लिया गया और गजनी ले जाकर उसने पृथ्वीराज की आंखें निकलवा ली। पृथ्वीराज कैद में पड़े अपने गत वैभव को याद कर पूर्व कर्मों पर पछताता रहा। चंद को पृथ्वीराज की तकलीफ़ों का समाचार मिला। तब वह योगी के वश में गजनी की ओर निकल पड़ा। वह शहाबुद्दीन से मिला और कहा कि अब वह बद्रिकाश्रम जाकर तप करना चाहता है, परंतु एक इच्छा मन में बाकी है, इसलिए तप करने नहीं जा पाया। उसने कहा, मैंने और पृथ्वीराज ने साथ जन्म लिया, बचपन में साथ खेले बड़े हुए। उसने कहा कि शब्द भेदी बाण द्वारा 7 घड़ियालों को एक साथ बिंधने की प्रतिज्ञा की थी। उसकी यह प्रतिज्ञा आज तक पूरी नहीं हुई। यह देखकर मैं अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ। इस पर गौरी ने हंसकर कहा, वह तो अब नेत्रहीन है, अब वह भला कैसे कर सकता है। चंद ने कहा, यह तो शब्द भेदी कौशल है। उसने चंद की मांग स्वीकार कर ली और आयोजन का फरमान जारी किया। रात में चंद पृथ्वीराज से मिला। उसके मन में प्रेरणा और उत्साह जगाया। अपना अपशय धोने की बात कही। दूसरे दिन आयोजन प्रारंभ हुआ। उसके हाथ में कमान दिया गया। शहाबुद्दीन ने अपने मुंह से 3 बार पृथ्वीराज को लक्ष्य भेद करने का आह्वान दिया। शहाबुद्दीन जब तीसरी बार बोला, त्यों ही पृथ्वीराज के बाण से उसका सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गया। चंद ने कटार से अपने आप को मार लिया और कटार पृथ्वीराज को सौंप दी। देवताओं ने उन पर पुष्प वृष्टि की और पृथ्वीराज द्वारा पृथ्वी मल्लेच्छ मुक्त हुई। इसी के साथ पृथ्वी राजरासों का कथानक यही खत्म होता है। यह कथानक शुक शुकी संवाद द्वारा कहलाया गया है, जो कथोपकथन की पौराणिक शैली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।